बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के स्वागत है। स्वागत तो रहेला और हमेशा रही काले कि कृषि दर्शन कार्यक्रम जो है ये खास करके रौरमन ले बनल है नहीं। तो अपन कार्यक्रम का आगे बढ़ाए से पहले चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना। गेहूं और दलहनी अनाजों का करें सही तरीके से भंडारण। निकाई गुड़ाई के लिए उत्तम उपकरण है वीड हो। राज्य के किसानों को बेहतर कृषि उत्पादन पाने के लिए अच्छे से अच्छा कृषि संसाधन मुहैया कराने के दृष्टिकोण से राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग और भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। राज्य के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। राज्य के किसानों को नई वैज्ञानिक कृषि तकनीकों और कृषि से जुड़ी अन्य विषयों जैसे कृषि उत्पादन, पौधा संरक्षण, पौध प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन, कटाई, कृषि प्रौद्योगिकी, बीमा, बाजार के साथ साथ मौसम संबंधी जानकारियां सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंचाने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि प्रसार शिक्षा विभाग द्वारा कृषि विशेषज्ञ प्रणाली का विकास किया गया है। ये जानकारियां राज्य के किसान अपनी भाषा जैसे नागपुरी, सांथाली, कुड़ुक, मुंडारी के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में भी प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालकों के लिए सूकर पालन एक बेहतरीन आय का जरिया है। सूकर पालन को कम लागत में ज्यादा मुनाफा प्रदान करने वाले व्यवसाय माना जाता है। इस व्यवसाय से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए सूकर के उन्नत नस्ल झारसुक का पालन करना बेहतर होगा। सूकर की यह नस्ल BAU रांची झारखंड द्वारा तैयार किया गया है। देसी और ब्रिटिश नस्ल टेम बर्थ नामक सूकर से संकरित कर झारसुक नस्ल को विकसित किया गया है। यह नस्ल 8 से 10 महीने में पूरी तरह से तैयार हो जाता है। साथ ही इसकी प्रजनन क्षमता भी अच्छी होती है। एक बार में 8 से 12 बच्चे तक देती है। इस नस्ल के सूकर पालन में व्यय और श्रम भी कम लगता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से झारसुक नस्ल के सूकरों का पालन करना झारखंड के पशुपालकों के लिए लाभकारी होगा। गेहूं और मसूर, मटर इत्यादि दलहनी फसल लगभग तैयार हो चुके हैं। इनकी कटाई भी शुरू हो चुकी है। अच्छी फसल तैयार कर लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसका भंडारण। सही तरीके से अनाजों का भंडारण नहीं होने से उनमें कीट लगने या अन्य कारणों से नष्ट होने की संभावना रहती है। गेहूं और मसूर, मटर इत्यादि दलहनी अनाजों का भंडारण से पहले उसे धूप में अच्छी तरह सुखा लें। जिस बोरे में अनाज रखना हो उसे गर्म पानी में या मेलाथियान दवा के घोल में अच्छी तरह भिगोकर सुखा लें। भंडार गृह को अच्छी तरह साफ सुथरा कर मेलाथियान के घोल का छिड़काव दीवारों पर कर दें तथा अनाज के बोरियों को फर्श से 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लकड़ी के तख्ते पर रखें। इस प्रकार अनाजों का भंडारण कर अनाजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। निकाई गुड़ाई के लिए वैसे तो अनेकों उपकरण उपलब्ध हैं, परंतु वीड हो एक ऐसा उपकरण है जो वैसे घासों को भी जड़ समेत उखाड़ने में सक्षम है जिसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती हैं। बहुत प्रकार के अनावश्यक खरपतवार ऐसे होते हैं जो हाथों या साधारण कृषि यंत्रों द्वारा पूरी तरह से जमीन से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि इनकी जड़ें जमीन में काफी अंदर तक जमी होती है। ऐसे में पूरी तरह से इनका नियंत्रण भी नहीं हो पाता है।
इस प्रकार के घासों के नियंत्रण के लिए ये वीड हो नामक उपकरण बहुत ही उपयोगी है। वीड हो ऐसे घासों को पूरी तरह से उखाड़ने में सक्षम है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से ना लौटे, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में पता लगलक और नवा तकनीक उपकरण जो होएला उकर बारे में जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन की जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है।
और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरे मन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो आपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी। आज की जो जानकारी बहुत सुंदर है। ये सुंदर ये लिए है कि देखो बहुत किसान भाई बहन हुए ना, वो का करे ना कि गर्मी कर दिन में धान कर उपज करेंगे, है ना। तो गर्मा धान कर उन्नत खेती है नहीं, गर्मा धान कर उन्नत खेती। अब जो गर्मा धान कर खेती करत हैं ओकर लिए सबसे बड़ा जरूरी है सिंचाई कर बारे में। अगर रोटी सिंचाई न खे तो तनी गड़बड़ हुई। अगर सिंचाई का साधन है तो बहुत बढ़िया फसल हुई। अब सिंचाई के साथ साथ धान बिहन कर ओकर सिंचाई कब कब करे के है, ओकर देख रेख कब कब करे के है, तिकर में जानकारी चाहिए। तो चलू हमरे सीधे चलत हमरे कर जे का कहे ना फीचर कर माध्यम से हम लोगों को जानकारी देवीला। तो फीचर कर माध्यम से जानकारी ले लेवा थी, है नहीं। धान की खेती हमेशा से किसानों के लिए काफी फायदेमंद होती है और जब हम धान की खेती की बात करते हैं और मौसम और जलवायु के हिसाब से बात करें तो गर्मा धान भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। धान की कई किस्मों में से एक गर्मा धान की खेती किसानों के लिए फायदेमंद होती है। इसकी खेती कर किसान कम समय में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में गर्मा धान की खेती जो है किसान काफ़ी अधिक मात्रा में करते हैं, ताकि यहाँ मुख्य तौर पे यहाँ पे धान की खेती होती है। अगर हम गर्मा धान की बात करते हैं तो गर्मा धान की उन्नत खेती किस तरीके से की जाए? ऐसा है कि गर्मा धान वहीं किया जाता है जहाँ सिंचाई का साधन है और किसान भाई वहीं इसकी खेती कर रहे हैं। और इसकी जो खेती होती है मुख्य रूप से जो प्रभेद हैं जो कम अवधि वाले हैं, जैसे हम चर्चा करें अगर प्रभेदों की तो बिरसा धान 108 है और बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110, बिरसा विकास धान 111 और इसके अलावा वंदना है, सहभागी धान है। तो ये सब जो किस्में हैं अगर खेती करते हैं जो मुख्य रूप से 100 दिन के कम अवधि वाले वैरायटी है, इसकी खेती करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और दोहरी फसल आप खरीद में भी ले पाएंगे। कृषि जानकार कहते हैं कि गर्मा धान की फसल को पककर तैयार होने में केवल 2 से 3 महीने का ही वक्त लगता है। गर्मा धान का प्रयोग चूड़ा बनाने में आमतौर पर किया जाता है। महीने से ही इसका काम शुरू हो जाना चाहिए, सही समय है। और अभी बिचड़ा गिरा दें और बिचड़ा गिराने के बाद जब 15 से 20 दिन या अधिक से अधिक 25 दिन तक का पौधा अगर हो जाता है और सिंचाई, चूँकि अभी सिंचाई का साधन है वहीं करना है, तो आप जब चाहे तब रोपाई कर सकते हैं सिंचाई करके। तो वैसी स्थिति में आपको 15 से 20 दिन का जो बिचड़ा होता है वो सही बिचड़ा होता है और उसका उपज भी अच्छा होता है। तो 15 से 20 दिन का बिचड़ा आप लगावें। और अगर चाहते हैं श्री विधि से खेती करना तो आप एक एक बिचड़ा, मात्र 10 दिन का बिचड़ा को एक एक बिचड़ा जड़ के साथ मिट्टी के साथ उखाड़ के और तब उसको आप लगाएं। 25 बाई 25 सेंटीमीटर पर लगाना है आपको एक एक बिचड़ा एक जगह पर, और इससे आपको निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलेगा। और चूँकि गर्मा धान में सिंचाई का साधन होना ज़रूरी है तो श्री विधि में भी हम जब चाहते हैं तब सिंचाई करते हैं और जब चाहते हैं तो उससे पानी निकाल देते हैं। खरीफ में ऐसा सुविधा नहीं मिलता है क्योंकि बारिश होती रहती है। तो अभी के समय में आप श्री विधि से खेती करें तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। इसमें आपको एक एक बिचड़ा एक जगह लगाना है, 25 से 25 सेंटीमीटर पर एक लगाना है। साथ ही साथ जब आपका रोपाई के बाद उसमें हल्का पानी रहने देना है और जब 15 से 20 दिन का हो जाए तो उसमें एक बार कोनोवीडर चलाना है। कोनोवीडर चलाने से क्या होता है कि जो मिट्टी है वो मिट्टी में जो घास होता है वो नीचे दब जाता है, हवा का संचार भी मिट्टी में होता है और उसके बाद फिर पानी निकाल दिया जाता है और फिर पुनः 4 से 5 दिन के बाद पानी भरा जाता है। इसकी खेती के लिए उपयुक्त समय की अगर हम बात करें तो मध्य जनवरी से मध्य फरवरी तक इसका सबसे उपयुक्त समय है जब आप इसकी बुआई करते हैं। फरवरी महीने के आखिरी सप्ताह से मार्च के पहले सप्ताह में इसकी बुआई की जा सकती है। वहीं पछेती बुआई की अगर बात करें तो ये भी काफी फायदेमंद है। इसके कारण अगस्त महीने में फसल की कटाई की जा सकती है।
तो आप सीधे आप बुआई भी कर सकते हैं और रोपाई भी कर सकते हैं। किसान भाई इसकी खेती दोनों तरह से करते हैं, रोपाई करके बुआई करके। बुआई करना है तो सीधे आपको लगभग 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बुआई करना है, आपको बिचड़ा का बीज का, लेकिन सूखा में बुआई करना है। लेकिन अगर बिचड़ा तैयार करते हैं तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 16 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बिचड़ा आपको डालना है। और उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि चूँकि अभी गर्मा मौसम है, अभी बारिश नहीं हो रही है, तो एक प्री इरिगेशन आपको कर लेना होगा। यानी कि जब बुआई करना है, जहाँ बिचड़ा लगाना है उसमें पहले सिंचाई कर लें जिससे नमी आ जाए, और उसमें सड़ा हुआ गोबर जरूर डालें। और साथ ही साथ 100 प्रति 1 हेक्टेयर के लिए 100 वर्ग मीटर का बिचड़ा बीजस्थली लेते हैं हम लोग। धान की खेती आमतौर पर हम समझते हैं कि उनमें पानी की जरूरत अधिक पड़ती है। ऐसे में कृषि जानकार कहते हैं कि सिंचाई और जल प्रबंधन का पूरा ख्याल रखें। अगर आप तमाम चीजों का ख्याल रखेंगे तो जाहिर तौर पर आपको पैदावार अच्छी होगी और गर्मा धान की खेती आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। किसान भाई आप लोग अब नैनो यूरिया का छिड़काव करें, क्योंकि यूरिया का जो हम लोग छिड़काव करते हैं तो उसका उपयोग जो होता है उसमें मात्र 30% ही पौधा ले पाता है। 70% के आसपास में वो या तो उड़ जाता है या ज़मीन में नीचे चला जाता है या किसी न किसी तरह से क्षय हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। तो मात्र 30% काम आता है, जबकि नैनो यूरिया 80% काम आ जाता है। जो भी नैनो यूरिया डालते हैं उसमें आपको 80% पौधा खींच लेता है, मात्र 20% ही बाहर निकल के चला जाता है। तो इस तरह से उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो आप लोग कोशिश करें कि इसमें 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के नैनो यूरिया आपको 2 बार में, जो ऊपर से आपको यूरिया डालते हैं उस समय डालना है। और आधा लीटर का जो डब्बा आता है वो एक एकड़ के लिए सफिशिएंट होता है। तो 1 एकड़ में आधा लीटर आप नैनो यूरिया का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपको अच्छा उपज प्राप्त होगा। तो किसान भाई बहन मन एखन रौरे मन देखली कि धान कर उन्नत खेती कर बारे में जानकारी। अब दूसरा जानकारी ये है भिंडी कर उन्नत खेती एवं वैज्ञानिक तरीका से उके कैसे करल जाला है ने। भिंडी का जो खेती है उत्तम तरह से तो करे के चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक तरीका से कैसे करके है उकर बारे में रौरे मन जानी ला कि भिंडी एक बहुत बेस्ट सब्जी होला के बहुत आदमी पसंद करे ना के खाए ना है ने। तो चलो ये भिंडी का जो उन्नत खेती और वैज्ञानिक खेती है इकर बारे में जानकारी लेवा थी हमारे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से। आज हमारे साथ हैं केवीके रामगढ़ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मजीत खैरवार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भिंडी की उन्नत खेती वैज्ञानिक तरीके से हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि भिंडी की उन्नत खेती वैज्ञानिक तरीके से हमारे किसान भाई किस प्रकार से करें। भिंडी यहाँ की एक महत्वपूर्ण सब्जी है जो कि गर्मा और बरसात दोनों में लिया जाता है। यहाँ भिंडी के लिए जो हमारा मिट्टी होना चाहिए वो हल्की दोमट या बलुई दोमट मिट्टी होना चाहिए, जिसमें जैविक बहुलता हो और जिसका पीएच मान 6 और 7 के बीच में हो। और उसके बाद में ये अगर जलवायु की बात करें तो 24 से 27 डिग्री तापमान इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर 20 डिग्री से कम हो तापमान तो अंकुरन में समस्या आती है। और जहाँ तक प्रभेद का बात हुआ तो यहाँ के लिए जो हमारी किस्में हैं जो अच्छे परफॉर्मेंस करती हैं उनमें है परवनी क्रांति है, अर्का अनामिका है, पूसा A4 है। उसके बाद अगर हम संकर किस्मों की बात करें तो काशी मोहिनी है, काशी भैरवी है, सोनल है, सारिका है। और ओपी किस्म जो बनारस से जो रिलीज हुई है उसमें काशी सातधारी, काशी अगेती और काशी वरदान है। यानी किस्मों की जहाँ तक बात है तो वो किस्मों के बारे में तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन जब हमारे किसान भाई इसको लगाएंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। पहले तो हमें बीज उपचार का विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए हम बेविस्टिन 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करेंगे। उसके बाद लगाने का दूरी
तो अगर हम गर्मा फसल ले रहे हैं जिसको कि फरवरी मार्च में लगाया जाता है, और बरसाती फसल जिसको कि जून जुलाई अगस्त में हम लगाते हैं, तो अगर हम गर्मा फसल लगा रहे हैं तो उसका जो दूरी होगा वो 45 गुना 20 सेंटीमीटर होगा। मतलब पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर और एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति हमारा 45 सेंटीमीटर होगा। वहीं अगर हम बरसाती भिंडी लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि आपने बताया कि गर्मा में जो दूरी है वो अलग हो और बरसात में लगाने वाले का दूरी अलग हो, ये मतलब ये क्यों? क्योंकि गर्मा में देखते हैं, गर्मा फसल में गर्मी के मौसम में तापमान ज़्यादा होती है और अधिक तापमान हो तो हमें दूरी कम रखनी चाहिए जिससे कि हमारा नमी बना रहे। और बरसात में क्योंकि नमी ज़्यादा होती है, तापमान कम होता है, तो उसका वानस्पतिक विकास पौधे का ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसमें थोड़ा ज़्यादा दूरी की संतुति करते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई दूरी की बात। और लगाने के बाद जो खाद वगैरह देंगे, सिंचाई करेंगे, वो किस प्रकार से करेंगे? हाँ, पहले हम क्या करेंगे, खेत की तैयारी में कल्टीवेटर से या देसी हल से 2-3 बार हम मिट्टी की जुताई करेंगे। उसके बाद में उस पर पाटा मारेंगे। उसके बाद हम चाहे तो उसमें पलेवा कर सकते हैं। पलेवा मतलब कि पानी उसमें पूरा भर देना, और 5-6 दिन के बाद जब पानी सूख जाए तब उसकी जुताई करके हमें बीज का रोपाई करना चाहिए, जिससे अंकुरन अच्छा होता है। और ये ध्यान देना है कि 20 से 30 दिन पहले चूना या गोबर हमें दे देना है। उसके बाद हम इसके खेत की तैयारी हो गई। उसके बाद में उर्वरक प्रबंधन, तो अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो सड़ी गोबर की खाद 80 क्विंटल लगेगा, और यूरिया, DAP और पोटास अगर 1 एकड़ बात करें तो लगभग 70 किलो यूरिया, 43 किलो DAP और 34 किलो पोटास प्रति एकड़ इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो आपने खाद वगैरह के बारे में जानकारी दी। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो सिंचाई कब करना चाहिए? हाँ, मौसम के अनुसार सिंचाई बदलती रहती है। जैसे कि अभी गर्मा फसल है तो गर्मा फसल में 2 से 3 दिन के अंतराल पे हमें सिंचाई करना पड़ेगा। और अगर टपक विधि द्वारा सिंचाई कर रहे हैं तो डेली 1 सिंचाई देनी होगी। और अगर जाड़े में कर रहे हैं तो 2-3 दिन के अंतराल पे। और बरसात में तो मौसम को देखते हुए बरसात के अनुसार सिंचाई प्रबंधन हमें करनी पड़ेगी। आजकल तो हमारे किसान भाई ज़्यादातर टपक विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? हाँ, टपक सिंचाई आजकल अच्छा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उससे हमारा जल की बचत भी होती है, खरपतवार का नियंत्रण भी अच्छे से कर सकते हैं और पैदावार भी अच्छा हम ले सकते हैं। इसीलिए हमें टपक सिंचाई को ज़रूर अपनाना चाहिए। और अगर हम टपक के साथ प्लास्टिक मल्चिंग का भी उपयोग करें तो और अच्छा होगा। तो मल्चिंग और टपक दोनों को मिला के अगर हम खेती करते हैं तो हमें अधिक लाभ मिलेगा। तो जैसे कि टपक जहाँ तक बात है तो टपक में जो पोषक तत्व है वो भी तो उस पानी के साथ दिया जा सकता है? हाँ, उसको फर्टिगेशन बोलते हैं। सिंचाई के साथ हम पोषक तत्व दे सकते हैं, उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है। जी। अच्छा, और जहाँ तक खरपतवार की बात है तो खरपतवार वगैरह का निकोनिंग वगैरह कब किया जाए? हमें ये ध्यान देना है कि बीज लगाने के 20 से 25 दिन तक कोई भी खरपतवार ना हो, और हमें समय समय पे खरपतवार का निराई गुड़ाई करते रहना है। और हम चाहे तो खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर हाथ से भी निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। अंत में चलते चलते और किसान भाई को क्या सलाह देना चाहेंगे? अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है। अगर हम इसको अच्छी तरह से अच्छी बीज, अच्छा प्रभेद, अच्छी तरह से खाद प्रबंधन, और इसमें कुछ 2-3 हानिकारक कीट होती है
कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं उनका अच्छी तरह से नियंत्रण किया जाए तो हम 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर समान किस्में और 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर संकर फसल में हम उपज ले सकते हैं। तो आज कर जे ये दुयो जानकारी होलक है नहीं, धान कर उत्तम खेती हो गलक या भिंडी कर उत्तम खेती और वैज्ञानिक खेती कर बारे में जानकारी मिलक, ये दुयो जानकारी रोड के किसान लागलक बेस है नहीं। और इसने बेस जानकारी तो रोड के लाइन के देवीला और हमेशा कहिला कि देखो किसान भाई बहन मन, अगर राउठिन कोई ऐसा जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची मकिल पिन कोड संख्या भूले कर न कही के जरूर याद करे के। पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रो मन इजाज़त दो मकिल हाँ यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।